सम्मानित साथियों, सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार, राम राम, सत श्री अकाल। आप सभी सम्मानित साथियों का मानव धर्म सेवा संघ यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत, आभार प्रकट करता हूं। चैनल पर निवेदन है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विश्व के प्रथम विद्वान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो विश्व स्तरीय वकील, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री हैं, उनके प्रथम 20 साल के जीवन संघर्ष पर जीवन परिचय पेश कर रहा हूं, जिस पर आप लोग ध्यान देकर उनमें जो कुछ कमियां नज़र आए उस पर कमेंट करके बताने का कष्ट करें। आप सभी सम्मानित साथियों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। जैसा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 के मध्य प्रदेश के ब्रिटिश शासन काल के समय महू छावनी, जिला इंदौर में जन्म हुआ, जिनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल था, माता भीमाबाई। उनके परदादा, उनके दादाजी भी ब्रिटिश शासन में हवलदार थे। तो उनके जीवन के बारे में मैं आप लोगों को कुछ जानकारियां इस किताब के द्वारा समर्पित कर रहा हूं, जिस पर आप लोग कमेंट करके बताने का कष्ट करेंगे। मैं किताब को पढ़कर सुना रहा हूं कि महामानव भीमराव अंबेडकर महाराष्ट्र की बहादुर महार जाति में उत्पन्न हुए, महार जाति के साहसिक कारनामों का इतिहास गवाह है। 19वीं शताब्दी में बम्बई प्रेसिडेंसी फोर्स का चौथा गठन महार से ही किया गया था। यही नहीं, छत्रपति शिवाजी और पेशावर की सेना में भी उनका प्रमुख स्थान रहा था। हालांकि महार शूद्रों से भी नीच वर्ण माना जाता था। इस वर्ग के लोगों का मंदिर प्रवेश निषेध था, यानी कि जब बाबा साहब का जन्म होता है उस समय जो महार कम्युनिटी थी, महार जाति थी, महार समुदाय थी, यानी कि शूद्रों में भी महाशूद्र माने जाते थे, माने शूद्रों में भी नीच शूद्र माने जाते थे, और उन लोगों का मंदिर में प्रवेश भी वर्जित था। यह जाति पहले से ही स्वयं को भूमि का स्वामी मानती थी, और इसी आधार पर जब कभी जमीन के बंटवारे का कहीं विवाद होता तो महार को बुलाया जाता था। वे ही इस झगड़े का विधिवत निपटारा करते थे। इनका काम गांव की सीमा दीवार बनाना भी था। इसके अतिरिक्त इस जाति के लोग गांव की चौकीदारी का भी काम करते थे, यानी पहरेदारी का भी काम करते थे। और अगर कोई
घोषणा या संदेश जनता में प्रचारित करना होता, तब इसी महाराजात द्वारा ढोंढी पिटवाकर सार्वजनिक घोषणा कराई जाती थी। होता तब इसी महार जात का ढोंढी पिटवाकर सार्वजनिक घोषणा करवाई जाती थी। इस जाति का प्रमुख धंधा शमशानों में लकड़ी पहुंचाना, मरे हुए पशुओं को गांव से उठवाना और गांव की सुरक्षा करना इनका कार्य था, काम था। इतने पर भी विडंबना यह थी कि यह जात अछूत, अस्पृश्य और घृणित थी। गांव की रक्षा तक करना, गांव की सीमा को दीवालों से घेर कर रखना, पहरेदारी करना, यानी ये सब साहसिक कार्य करने के बावजूद भी इनको अछूत, अस्पृश्य और घृणित माना जाता था। हिंदू समाज में इनका स्तर इतना निम्न था कि यह जाति अन्य जाति के लोग बात करते हुए एक निश्चित दूरी पर खड़े होते थे, माने इनकी परछाई से भी लोग घृणा करते थे। ऐसी व्यवस्था तब थी। ऐसी अस्पृश्य जात में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल सन 1891 ईस्वी को, जो इनके पिताजी का जन्म स्थान महाराष्ट्र के रत्नागिरी के आंबेडकर गांव के निवासी थे, उस समय मध्य प्रदेश के इंदौर जिला में महू छावनी में सूबेदार थे। तब इनका जन्म हुआ था। अंबेडकर के पिता सूबेदार मेजर रामजी मालोजी अंबेडकर और माता श्रीमती भीमाबाई को अंबेडकर सहित 14 संतानों की सुख प्राप्ति का सौभाग्य प्राप्त हुआ। महाराष्ट्र की परंपरा के अनुसार इनका नामकरण भी भीम सकपाल रखा गया। महार जात के पूर्वज सतवीं जखाई मेसाई नामक देवताओं की आराधना करते थे। साथ ही बेताल, महासा, पाहरी, भादवी, मीराई आदि के भी पुजारी थे। इनके मठ गांव के किसी कोने में देवालयों के रूप में स्थापित होते, जहां इनकी आराधना उपासना की जाती थी। इस पूजा पाठ का परिवार कुटुंब का प्रभाव बालक सकपाल पर बाल्यावस्था पर ही पूर्ण रूप से पड़ा। उनके संस्कारों पर अपने वंश की छाप पड़ती गई। इसके अलावा उनके जीवन पर चोखा मेला नामक संत का भी प्रभाव पड़ा। ये महार जात के उच्च कोटि के संत थे। उनके द्वारा रचित भक्ति भजनों का महार जात में बहुत प्रचलन था। चोखा मेला संत जी ने जब निर्वाण प्राप्त किए तो पुंडरपुर में इनका समाधि मठ स्थापित किया गया, जिस पर आज भी श्रद्धालुओं की अपार श्रद्धा है। इस संत को रामजी मालोजी का घर कुटुंब भी बहुत मानता था। समय समय पर ये सभी पूजा अर्चना के लिए पंढरपुर समाज पर जाया करते थे। इससे भक्ति भावना का प्रभाव बालक सकपाल पर भी पड़ने लगा। बालक
सकपाल अर्थात बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को वीरता और संघर्ष के गुण अपने पिता से विरासत में मिले थे। इनके पिता रामजी मालोजी संघर्षशील व्यक्ति थे। ये विद्रोही और आंदोलनकारी भी थे। उनके पुत्र सकपाल में रक्त के माध्यम से ये सभी गुण सहज ही प्रविष्ट हो गए। यानी कि बाबा साहब के पिताजी रामजी मालोजी ब्रिटिश शासन काल के समय में सेना में सूबेदार थे, मेजर सूबेदार थे। तो उनके गुणों का सहस बाबा साहब के रक्त में, दिल दिमाग में पूर्ण रूप से प्रविष्ट हो गया था। उन दिनों भारत पर ब्रिटिश शासकों की हुकूमत थी। चारों ओर विद्रोह और दमन का वातावरण व्याप्त था, जिसका पूरा पूरा प्रभाव बालक सकपाल के जीवन पर पड़ा और उनके भीतर संघर्ष की भावना प्रबल होती चली गई। इनके पिता रामजी मालोजी अम्बेडकर ब्रिटिश सेना में दूसरी ग्रेनेडियर रेजिमेंट के सूबेदार थे। उनके प्रतापी तथा साहसिक कारनामों का प्रभाव बालक सकपाल पर पड़ा। तो सकपाल ने उच्च शिक्षा प्राप्त कर भारत के इतिहास में न केवल अपना बल्कि अपनी जाति का भी नाम रोशन किया। बाल्यावस्था में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बचपन अत्यंत कट अनुभव से गुजरा, बहुत कठिनमय था। पग पर उन्हें अछूत होने का एहसास कराया गया। उनके बाल जीवन में अनेकानेक ऐसी घटनाएं घटी जिनसे उनका कोमल व मासूम हृदय एकदम छलनी छलनी हो गया। उस समय कदाचित बालक अम्बेडकर के मन में यह भाव उत्पन्न हुआ होगा कि शारीरिक रूप से समानता होने पर भी लोग उनसे व उनकी जाति से क्यों किनारा करते हैं, क्यों नफरत करते हैं, क्यों अधिकारों में समानता है। यह बहुत दुखदायी दृश्य या समय था। बालक अम्बेडकर को प्रारंभिक शिक्षा में सत्य का पाठ पढ़ाया गया था, जिसे उन्होंने आत्मसात ही नहीं किया वरन आजीवन उसका पालन भी करते रहे। बात उन दिनों की है जब उनकी आयु मात्र 6 वर्ष की थी। यानी जब बाबा साहब मात्र 6 साल के थे, वह अपने बड़े भाई के साथ बैलगाड़ी में बैठकर अपने गांव से दूसरे गांव में जा रहे थे। तो गाड़ीवार ने बातचीत के दौरान उनकी जाति पूछा, बेटा तुम्हारी जाति क्या है? तो गाड़ीवान की जाति पूछने पर बाबा साहब सत्यनिष्ठ बालक होने के नाते उन्होंने अपनी जाति को तुरंत बताया। बोले कि मेरी जाति महार है। तो गाड़ीवान हकबका कर बोला, क्या? गाड़ीवान ऐसा हकबकाया, ऐसा हड़बड़ाया मानो उसके हाथों से भारी कुछ नुकसान हो गया, अनिष्ट हो गया। उसने तुरंत बैलगाड़ी रोकी और गुस्से में भरकर बोला, गुस्से में बोला, चलो उतरो, नीचे उतरो। उसके बदले व्यवहार को बालक समझ ना सके, मगर जब उसने पुनः फटकारा तो दोनों बालक
हड़बड़ा कर गाड़ी से उतर गए। गाड़ीवान दोनों बालक को बीच राह में छोड़कर चला गया, आगे बढ़ गया। अब दोनों बालकों ने आगे का रास्ता पैदल तय किया। रास्ते की थकान और अपमान इन दोनों की गहरी छाप बालक अंबेडकर के मन मस्तिष्क पर जम गई, मन मस्तिष्क में घुस गई, घर बना गई। वो वेदना, थके मादे अपमानित दोनों बालक जैसे तैसे घर पहुंचे और अपने पिता से लिपट कर रोने लगे। जब राम जी को गाड़ीवान के दुर्व्यवहार के बारे में पता चला तो उनका मन गहन पीड़ा से भर उठा और उनकी आंखें भी नम हो उठी। जरा सोचिए, 6 साल की उम्र का बच्चा हो, 8 साल का उम्र का बच्चा हो, कोई भी व्यक्ति जो सवारी होने वाला व्यक्ति हो, सवारी गाड़ी चलाता हो और वह जाति पूछकर और जाति छोटी सामाजिक ताना बाना के अनुसार है, उसको सुनकर गाड़ीवान धक्का मार करके, चिल्ला करके, डांटते हुए नीचे उतार दे तो कितना दुख, कितना पीड़ा हुआ होगा। उन्होंने अपने दोनों कलेजे के टुकड़ों को सीने से लगा लिया और बोले, बाबा साहब के पिताजी दुख भरी बातों को सुनकर अपने बच्चों से बोले, जो जैसा करता है वैसा फल पाता है। वे बच्चों को समझाते हैं, मेरी शिक्षा तो यही है कि अपने हाथों किसी का मन मत दुखाओ। बाबा साहब के पिताजी बाबा साहब और उनके भाई को समझाते हैं, यदि अपने इस अपमान का बदला लेना चाहते हो तो खूब मन लगाकर पढ़ो लिखो ताकि उच्च वर्ग के बराबर हो सको, बुराई पर अच्छाई से विजय प्राप्त करो। तो यहाँ मैं भी आप सभी सम्मानित देशवासियों से और उन सभी बच्चे बच्चियों से जो हाई स्कूल में हैं, इंटर में हैं, बीए कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं और भी अन्य डिग्रियां प्राप्त कर रहे हैं, वो कोई भी बच्चा हो, किसी भी जाति धर्म का हो, खूब मन लगा के पढ़े, इतना पढ़े कि उसके पास बुराई फटक ना सके, अच्छाई के अलावा उसके पास बुराई कभी फटक ना सके। बालक अंबेडकर के मन पर पिता की बातों का बहुत गहरा असर हुआ। उन्होंने मन ही मन संकल्प किया कि वे सर्वोच्च शिक्षा प्राप्त कर उच्च वर्ग से ही सम्मान प्राप्त करके रहेंगे। ऐसी ही एक और घटना बम्बई वर्तमान मुंबई की है, जिसका उल्लेख यहाँ दिया जा रहा है। गांव में छुआछूत का बोलबाला था, जिससे बालक अंबेडकर बेहद क्षुब्ध रहता था। उनकी बड़ी बहन का विवाह बम्बई में हुआ था। उन्होंने सोचा, क्यों ना मैं अपनी शिक्षा बम्बई वर्तमान में मुंबई में करूं, क्योंकि उनकी प्रारंभिक शिक्षा आरंभ नहीं हुई थी। बालक अंबेडकर ने अपने पिता से कहा, पिताजी मैं दीदी के पास बम्बई वर्तमान मुंबई में जाना चाहता हूं। मगर क्यों बेटा? पिता ने विस्मित होकर पूछा। तो बाल सुलभ मुस्कान के साथ बालक सकपाल ने कहा, बड़े शहरों में गांव की तरह छुआछूत नहीं होती, वहां सभी मिलजुल कर रहते हैं। ऐसा बाबा साहब की सोच बचपन में थी। तो सकपाल का मन रखने के लिए राम जी ने उन्हें बम्बई वर्तमान मुंबई भेज दिया। बम्बई वर्तमान मुंबई की चहल पहल और चमक दमक ने बालक सकपाल का मन मोह लिया।
किंतु वहां घटी एक घटना ने उनका मोहभंग कर दिया। हुआ यूं कि सकपाल एक रेस्टोरेंट में, एक होटल में चाय पीने जाते हैं और चाय वाले ने पूछा, तुम कौन सी जाति की हो बेटे, तुम कौन सी जाति के हो? तो सकपाल ने यहाँ भी अपनी उसी सत्यता से काम लिया जिससे शिक्षा पाई थी। उसने सच सच बता दिया। सच बोलना था कि चाय वाला क्रोधित हो उठा। उसने घूर कर सकपाल को देखा और उसे दुकान के बाहर धकेल दिया। उसने घूर कर सकपाल जी को यानी बाबा साहब को देखा और दुकान के बाहर धकेल दिया। दुकान के बाहर कीचड़ जमी थी, कीचड़ जमी थी। चाय वाले द्वारा धक्का दिए जाने से सकपाल लड़खड़ा कर उसी कीचड़ में गिर गए। जरा सोचिए, उस छोटे से बच्चे बाबा साहब पर क्या गुजरी रही होगी, या ऐसा किसी के साथ कहीं भी हो तो कैसा लगेगा। अपमान और रोष की सकपाल के मन में तीव्र लहर का भावना सा भंडार सा उठा, जिसे शांत करने के लिए उसने अपने संकल्प पर पुनः मन ही मन दोहराया और खून का घूंट भरकर चुपचाप वहां से चल दिए। चाय नहीं पी, अपमान को सहे और छोटे से बालक थे 6 साल की उम्र के, क्या करते। पर दिल दिमाग में ऐसी घटना किसी के साथ हो तो कितना दुखदाई होता है, इस पर बहुत ही चिंतनीय विषय है। और यदि आज भी समाज में ऐसा हो रहा है तो ये बहुत घोर दुखदाई व्यवस्था है। अब बात आती है बाबा साहब के शिक्षा व्यवस्था पर। जब उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही संपन्न हुई, शिक्षा क्षेत्र में वह कुशाग्र बुद्धि और मेधावी छात्र थे, किंतु उन्हें प्रारंभिक शिक्षा के लिए भी उच्च व निम्न के भेद से दो चार होना पड़ा था। मगर उनके माता पिता उन्हें पढ़ा लिखा कर एक बड़ा आदमी बनाना चाहते थे। उनके पिता ने संकल्प किया था कि वह अपने बेटों को उच्च शिक्षा दिलाकर उन्हें समाज में उच्चासन पर बैठने योग्य बनाने में कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने यही बात अपने बच्चों को भी समझाई और उनके मन में यह बात गहराई से बैठा दी कि समाज में उपयुक्त स्थान पाने के लिए उच्च शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। बच्चों ने भी अपने पिता के संकल्प का अपना उद्देश्य बना लिया। रामोजी की सूबेदारी उनकी पत्नी भीमाबाई के जीवन काल में ही छूट गई थी। रामोजी की सूबेदारी उनकी पत्नी भीमाबाई के जीवन काल में ही छूट गई थी। मऊ छावनी में उनका अपना निजी निवास भी नहीं था, अतः दोनों पत्नी अपने बच्चों के साथ सतारा में आकर बस गए, यानी महाराष्ट्र में चले गए वापस। इधर सकपाल अपनी बहन के पास बंबई, वर्तमान मुंबई गया हुआ था, किंतु वहां पर भी भीषण जातिवाद देखकर वह अपने माता पिता के पास आ गया। उधर सूबेदारी से संचित धन दिन प्रतिदिन खत्म होता जा रहा था और बच्चों की उचित शिक्षा व्यवस्था नहीं हो पाई थी। रामोजी व उनकी पत्नी अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए कृत संकल्प थे। एक दिन रामोजी नौकरी की तलाश में भटकते हुए एक आदमी के पास में जा पहुंचे और
वो आदमी भाग्यवश कंपनी के मालिक को से भेंट हुई। यानी रामजी राव को कंपनी के मालिक से भेंट हुई, सहानुभूति दिली हुई और उनकी परेशानियों को सुनकर दया भी आई। कंपनी मालिक ने कहा, रामोजी आप सेना में सूबेदार थे, तब आपको वहाँ अच्छा वेतन भी मिलता होगा, मगर मेरी कंपनी में चौकीदार की जगह खाली है। उस नौकरी के अनुरूप ही मैं आपको वेतन दे सकता हूँ। काम करना ना करना आपकी इच्छा है। अब एक मेजर सूबेदार हो और एक प्राइवेट में चौकीदार की नौकरी करे तो कैसा महसूस हो रहा होगा या होगा, ये आप सभी वीडियो देखने वाले सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। रामोजी इस बात से भली भांति वाकिफ थे कि सूबेदारी जैसा सम्मान और वेतन मिलना कठिन ही नहीं नामुमकिन है। अतः उन्होंने 40 रुपये माहवार की नौकरी स्वीकार कर ली। 40 रुपये की नौकरी स्वीकार कर ली। उसी तनख्वाह से में रामोजी अपने परिवार का पालन पोषण करने लगे। सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक उन्हें कंपनी में चौकीदारी करनी पड़ती थी। बालक सकपाल को पाठशाला में प्रवेश दिलाने के लिए उन्हें बहुत कोशिशें करनी पड़ी, क्योंकि महार जात का नाम आते ही प्रवेश नहीं मिल सकता। का संक्षिप्त वाक्य सुनने को मिलता था। अंत में रामोजी राजकीय वर्नाक्यूलर हाई स्कूल में पहुंचे। अंत में रामोजी राजकीय वर्नाक्यूलर हाई स्कूल में पहुंचे। वहां के प्रधानाचार्य को रामोजी पर दया आ गई। उन्होंने सकपाल को अपनी पाठशाला में दाखिला दे दिया। वहां सकपाल का नाम परिवर्तित हुआ। उनका सकपाल से भीमराव राम रखा गया। भीमराव नाम रखा गया, भीमराव नाम रख दिया गया भीमराव रामोजी। पढ़ने में भीमराव की लगन तो थी ही। अब उन्होंने पाठशाला में प्रवेश भी मिल गया। वह मन लगाकर पढ़ाई करने में जुट गए। दुर्भाग्य से उन्हीं दिनों भीमराव की मां भीमाबाई बीमार पड़ गई। काफी उपचार कराने पर भी उनका रोग कम नहीं हुआ। करीब 1 माह तक बीमारी ने उन्हें जकड़े रखा और फिर बीमारी के साथ साथ उनके प्राणों ने भी उनके शरीर का त्याग कर दिया। भीमाबाई की मृत्यु से घर गृहस्थी का बोझ भी उन पर आ पड़ा। रामोजी दिन भर नौकरी करते और शाम को वापस आकर बच्चों के लिए रसोई बनाते। उसी भोजन में से कुछ बचाकर वह सुबह को भीमराव को दे देते थे, जिसे खाकर भीमराव स्कूल पढ़ने चला जाता था। पूरा दिन उसी अत्याचार अल्पाहार पर व्यतीत होता। शाम होने पर भी सब पेट भर रोटी खा पाते थे, मगर ऐसा कब तक चलता। भीमराव से पूरा दिन भूखे काटना दोभर हो जाता। जब रामोजी को यह बात पता चली तब उन्होंने कहा, मैं सुबह को रोटी बनाकर रख जाया करूंगा, तुम पाठशाला की आधी छुट्टी में घर आकर खा जाया करना, माने दोपहर को। मगर ऐसा भी संभव ना हो सका, क्योंकि भीमराव को स्कूल जाने में देर हो जाती थी। यह बात अध्यापकों के लिए असहनीय थी। उन्होंने भीमराव को चेतावनी दी कि यदि आगे से ऐसा हुआ तो उसे पाठशाला से निकाल दिया जाएगा। अतः पढ़ने के
लालच में भीमराव भूखा रहने लगा। भीमराव पढ़ने में बहुत तेज था और प्रतिवर्ष अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होता था। इस कारण मुख्य अध्यापक उस पर अपनी कृपा दृष्टि रखते थे। वह भीमराव को मध्याह्न का भोजन स्वयं कराने लगे। लेकिन भीमराव व उसके परिवार पर मंडराती विपत्तियों की काली छाया अभी दूर नहीं हुई थी। रामू जी जिस कंपनी में चौकीदार के पद पर कार्यरत थे, वह कंपनी घाटे में चलने लगी। विवश होकर कंपनी स्वामी को कंपनी में ताला लगाना पड़ा। तब तक भीमराव प्राथमिक शिक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर चुके थे। नौकरी छूट जाने के कारण रामू जी के सामने आर्थिक संकट एक बार फिर उपस्थित हो गया था। उनके सामने विकट समस्या यह थी कि अब भीमराव का हाई स्कूल में किस प्रकार प्रवेश कराया जाए। काफी सोच विचार करने के बाद रामू जी एक साहूकार के पास कर्जा लेने गए। सेठ ने कर्ज के लिए सोने के आभूषण मांगे ताकि उन्हें रखकर कर्जा दे सके। भला रामू जी जैसे निर्धन के पास सोने या चांदी के जेवर कहाँ से आए। तब रामू जी ने अपने घर में रखी एक काफी बड़ी और भारी पीतल की परात सेठ को ले जाकर दिखाई और कहा, सेठ जी, मेरे पास सोने के जेवर तो नहीं है, मगर यह पीतल की परात है, इसे ही गिरवी रखकर कुछ कर्जा दे दीजिए। सेठ ने पहले तो काफी देर तक परात को जांचा परखा और फिर कहा, मैं इस परात को गिरवी रखकर तुम्हें 50 रुपये का कर्जा दे सकता हूँ, मगर शर्त यह है कि 1 साल के भीतर यदि ब्याज सहित तुमने कर्जा नहीं चुकाया तो इस परात पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं रहेगा। मजबूर रामू जी ने सेठ की बात स्वीकार कर ली और सेठ की शर्त लिखित रूप में मानकर 50 रुपये ले लिए। तत्पश्चात रामू जी भीमराव को सतारा के एलिफिस्टन हाई स्कूल में ले गए, जहां उन्हें बड़ी आसानी से दाखिला मिल गया। वर्नाक्यूलर स्कूल के प्रधानाचार्य ने भीमराव के प्रमाण पत्र में उनके नाम के साथ अंबेडकर जोड़ दिया था। उस प्रमाण पत्र में उनके पिता का नाम व जाति भी लिखी थी, अतः उनका नाम भीमराव रामोजी अंबेडकर लिखा गया। यहाँ भी अपनी जात के कारण भीमराव को पग पग पर पद दलित होना पड़ा, मगर मन में उच्च शिक्षा प्राप्त करने की अभिलाषा इतनी प्रबल थी कि भीमराव ने सभी ठोकरों को, अपमानों को, दुखों को किसी न किसी तरह झेल लिया, सह लिया। कुछ भी था, मगर भीमराव ने एल्फिस्टन हाई स्कूल में भी अपनी कुशाग्र बुद्धि से अध्यापकों को प्रभावित कर दिया। उन्हें अनुभव होने लगा कि यह विद्यार्थी अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा कुछ विलक्षण प्रतिभावान है। उन्हें भीमराव की उन्नति पर तनिक भी संशय नहीं था। सभी अध्यापक भीमराव पर विशेष ध्यान देने लगे, साथ ही पढ़ाई में उसकी यथासंभव सहायता करने लगे। आखिर भीमराव की मेहनत, लगन और अध्यापकों की आशा रंग लाई। भीमराव ने हाई स्कूल सन 1908 ईस्वी में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया। आप सभी सम्मानित साथियों का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ।
आप सभी लोग वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।